हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में फॉर अपकमिंग DSSP पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले DSSP पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Which of the following item of a non-financial company will be classified under revenue from operation? तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा? सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, डिविडेंड इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। देखो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो लोन इनकम या फिर डिविडेंड इनकम तो यहाँ पे नहीं लेंगे आप, ये तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए रेवेन्यू होगा। आप सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज को ले सकते हैं और इसके बेसिस पे जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। If material consumed is added to gross profit, then we find, बताइए जी, परचेज ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर ओपनिंग स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास क्या रहेगा जी? मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास रहेगा ओपनिंग में आपके पास स्टॉक कितना था, आपने कितना मटेरियल परचेज कर लिया, माइनस क्लोजिंग में जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ मटेरियल का, दिस इज गोइंग टू बी योर मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड को अगर आप कंपेयर करोगे मटेरियल सोल्ड से या फिर रेवेन्यू से, तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है ना, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो इट इज गोइंग बेसिकली गोइंग टू टेक यू टू द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। इनका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट का ही होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहां पे बनेगा। द रिबेट ऑन अ बिल शोज दैट, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कई बार आपको देखने को मिलता है कि आपने इस बिल की जो पेमेंट है वो मेच्योरिटी से पहले ही कर दी और इस केस में आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है। जो कंसेशन आपको मिल रहा है दैट इज रेफर टू एज दी रिबेट। और प्यारे दोस्तों, ये तब मिलेगा जब आपने बिल की पेमेंट कर दी बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 2 में, और इसीलिए ये आंसर यहां पे बनेगी। Compute the revenue from operations for a banking company from the information given below. Interest earned rupees 6,20,000, dividend received rupees 62,000, amount received from sale of building 10 lakh, sale of investment rupees 50,000, book value 32,000, refund of income tax rupees 10,000। देखो, एक बैंकिंग कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं ये आपसे पूछा जा रहा है जी। जो इंटरेस्ट वो अर्न कर रही है वो आएगा, जो डिविडेंड उसने रिसीव किया वो भी यहाँ पे आएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बेच के जो आपको पैसा मिला, देखो इन्वेस्टमेंट आपने बेची तो 50,000 की, बट उसकी बुक वैल्यू 32 थी, तो इसमें प्रॉफिट जो हुआ वो आप रेवेन्यू में इंक्लूड कर सकते हो। बिल्डिंग वगैरह या रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये तो उसके ऑपरेशंस का रेवेन्यू नहीं है, ये नॉन ऑपरेशंस का रेवेन्यू यहाँ पे होगा। तो 6,20,000 प्लस 62 प्लस 18 अगर आप करेंगे दिस वुड कम आउट टू रुपीज 7 लाख, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। Which of the following will be shown as trade receivables under current asset in the balance sheet? Short-term investment, sundry debtor, goods in transit, checks and drafts in hand. तो ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली इज अनदर टर्म फॉर सन्ड्री डेटर्स, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। द एक्यूमुलेटेड लॉस इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप इज, तो पार्टनरशिप का जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो क्या है? इज डेबिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉसेस व्हिच आर नॉट डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट balances of P&L account, losses which are not credited to the partners capital account।
देखो अगर आपको पार्टनरशिप में एक्यूमुलेटेड लॉस देखने को मिल रहा है, इट मींस ये कुछ ऐसा लॉस है जो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं किया। प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सो दिस मींस इट इज द लॉस व्हिच इज नॉट येट डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन 2 विल बी आंसर। Who coined the principle of science not rule of thumb? रॉबर्ट्स थ्योरी, मार्शल्स थ्योरी ऑफ नीड, रिकार्डोस थ्योरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। देखो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उनका ये मानना था कि हर एक काम को करने का एक बेस्ट साइंटिफिक तरीका हो सकता है जिससे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। तो ये प्रिंसिपल उन्होंने ही दिया था और करेक्ट आंसर इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। This type of plan determines the sequence of any work performance. Name it. Procedure, strategy, policy, objective. देखो जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं वो बेसिकली आपको बताते हैं कि किसी भी काम को करने का क्या तरीका होगा, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप उसके अंदर फॉलो करेंगे। सो करेक्ट आंसर यहां पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर। हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे बोला जाता है? हेनरी फोर्ड, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल या फिर एल्टन मायो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनको किसको बोला जाता है जी? वो बोला जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर को। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which of the following techniques of scientific management is defined in the statement management should find one best way to perform a task? तो आपको एक बेस्ट तरीका आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे किसी काम को किया जा सकता है। मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी या फिर टाइम स्टडी। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो टेक्निक की बात हो रही है दैट इज मेथड स्टडी, कि किस मेथड से किसी काम को द बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। जो आपकी टाइम स्टडी होती है वो किसी काम के स्टैंडर्ड टाइम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। मोशन स्टडी आपके जो अननेसेसरी किसी मूवमेंट्स हो रहे हैं किसी जॉब में उनको रिमूव करने की कोशिश करती है। फैटिग स्टडी ये आइडेंटिफाई करती है कि कब एम्प्लॉइज थक जाते हैं, कब उनको रेस्ट देना चाहिए। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। The most effective medium for outreaching product information to housewives in rural areas. रूरल एरियाज की हाउसवाइव्स हैं, कैसे आप उनको रीच करोगे? रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट या प्रोफेशनल मैगजीन। देखो रूरल एरियाज के अंदर रेडियो तो रहेगा ही रहेगा और टीवी भी आजकल देखने को मिल ही जाता है। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट, प्रोफेशनल मैगजीन्स का होना थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। व्हाट डज सेबी स्टैंड फॉर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, 1988 में बनाया गया, 92 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अ करंट रेशियो ऑफ डैश इज सपोज्ड टू बी एन आइडियल वन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक करंट रेशियो 2:1 अगर रहती है तो उसे आइडियल माना जाता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। Dash is the time duration of conversion of cash into cash equivalents and thereafter back into cash. नॉन ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल या फिर टैक्स साइकिल। देखो ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली बताता है कि किस तरीके से आप अपने कैश से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल से फिर गुड्स बनाते हैं, गुड्स को आप बेचते हैं, डेटर्स आते हैं, डेटर से पैसा मिलता है, कैश आपको रियलाइज हो जाता है। तो दिस इज योर एंटायर ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये बेसिकली बताता है कि कैसे आप अपना जो कैश है वो ऑपरेशन से बना रहे हैं और ये जो चीज है ऑपरेटिंग साइकिल बनेगी और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। चलिए तो सवाल है जी अब यहाँ पर a contract in which only one party has still to fulfill his obligation while the other party has already fulfilled his own at the time of formation of the contract itself is known as। देखो जी जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके अंदर कंसीडरेशन दोनों पार्टीज की तरफ से होता है। तो एक पार्टी ने तो अपना काम कर दिया, दूसरी पार्टी ने अभी अपना काम करना है, उसका काम अभी बाकी है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज अ यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कि एक पार्टी का भी काम जो है वो एग्जीक्यूट होना बाकी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। सो प्यारे दोस्तों ये था जी आज का हमारा डिस्कशन DSSP के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।